उसके टाइमलाइन में न्यू क्लासिकल एज के बाद हमें देखने को मिलता है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का जो काल रहा, एज रहा, वो 1785 यानी कि एंड ऑफ 18th सेंचुरी से लेकर, ठीक है, 1830 के आसपास तक मेजर ये रहा है, ठीक है, रोमांटिसिज्म। ठीक है, रोमांटिसिज्म का मेन जो एरा रहा है वो कब से कब रहा है बताइए, मेन एरा कब से कब रहा है? 1785 से लेकर 1830। चलिए, अगर हम इसमें कंटेंट की बात करें कि इसमें किन किन विषयों पर बातें होती थी या इसमें क्या खास बातें थी, ठीक है, जो क्या एलिमेंट्स थे जो स्पेशल थे, अगर हम उनकी बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे सामने ह्यूमन नॉलेज कंसिस्ट्स ऑफ इंप्रेशंस एंड आइडियाज फॉर्म्ड इन द इंडिविजुअल्स माइंड। कहने का मतलब होता है कि इंसान, ठीक है, जब रोमांटिसिज्म की हम बात करते हैं तो इसका जो कंटेंट है वो है ह्यूमन नॉलेज, जो कि उसके विचारों में, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर अपने मन में कुछ विचार करता है, कुछ प्लान करता है और चाहता है कि वो उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करे, ठीक है, तो वो एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा अपेरेंट थे, बहुत ही ज़्यादा क्लियर थे रोमांटिसिज्म में। एंड दूसरी बात, गॉथिक एलिमेंट्स का भी देखिए, नेचुरल एलिमेंट्स जहाँ पे आएंगे वहाँ पे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी आएंगे। जैसे कि अगर कोई डरावनी कहानी, भूत पिशाच की कहानी अगर आप देखते हैं या सुनते हैं तो वो गॉथिक एलिमेंट्स में आ जाता है। जैसे कि गॉथिक एलिमेंट में, जैसे गॉथिक नॉवल का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, जैसे कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है बताइए, जो आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, ऐसा नॉवल जो गॉथिक नॉवल है, शायद वुथरिंग हाइट्स, उसमें गॉथिक एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है। तो गॉथिक एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को रेफर करते हैं और ऐसे एलिमेंट्स को रेफर करते हैं जो टेरर, हॉरर, इन सारी कहानियों में हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो ये रोमांटिसिज्म में ही ये सब चीज पनपा था, ये सब रोमांटिसिज्म का ही देन है। ओके, तीसरा पॉइंट कहता है कि इन नेचर वन कैन फाइंड कंफर्ट एंड पीस दैट द मैन मेड अर्बनाइज्ड टाउन्स एंड फैक्ट्री एनवायरनमेंट्स कैन नॉट ऑफर। ठीक है, चूंकि उस समय आप देख रहे होंगे कि इंग्लैंड में क्या हो रहा था, फैक्ट्री सेटअप हो रहे थे। क्या सेटअप हो रहे थे? फैक्ट्री सेटअप हो रहे थे, ठीक है। तो फैक्ट्री सेटअप होने के बाद क्या होता है? अर्बनाइजेशन डेवलप होता है। अर्बनाइजेशन डेवलप होने का मतलब है कि नेचुरल रिसोर्सेज से खिलवाड़ होगा, और उसका दूसरा सिंबल या मीनिंग ये भी निकलता है कि कहीं ना कहीं जो ग्रामीण जीवन है, जो कंट्री साइड लाइफस्टाइल है, वो भी प्रभावित होगा। ठीक है, तो कहने का सीधा मतलब क्या निकल कर आ रहा है कि नेचुरल जो एलिमेंट्स थे, जब उनकी क्षति होने लगी इंग्लैंड में, तो कुछ लेखकों ने इसके खिलाफ अपने लिटरेचर के जरिए आवाज उठाया, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण था पोइट्री। ठीक है, जिसमें सबसे अग्रणी किसका नाम लिया जाता है सबसे ज्यादा? विलियम वर्ड्सवर्थ का। उन्होंने ही ऑरिजिन किया, शुरू किया। तो इसलिए इस समय सबसे ज्यादा जो जॉनर्स, लिटरेचर के जो जॉनर्स यानी प्रकार जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड थे, वो कौन से थे? एक तो पोएट्री, और उसके बाद पोएट्री का ही दूसरा बड़ा स्वरूप था लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड बेसिकली एक गाना है जिसमें एक कहानी बताई जाती है और उसके जरिए एक लेसन देने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा जब पोइट्री और लिरिकल बैलेड्स लिखे गए? ठीक है, तो इसका इफेक्ट्स क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? evil attributed to society not to human nature। कहने का सेंस क्या हुआ कि जो बुराइयां थी, ठीक है, वो इंसानों के अपने स्वभाव पर असर ना देखकर पूरे समाज पर असर देती थी। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स जो थे वो अच्छे ही थे, उनमें कहीं कोई खराबियां नहीं दिखी गई। ठीक है, सो बेसिकली मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट, अ डिजायर फॉर पर्सनल फ्रीडम, यानी कि एक ऐसा आंदोलन तैयार हुआ इसके थ्रू। क्या तैयार हुआ? एक आंदोलन सा स्वरूप तैयार हुआ। ठीक है, राइट। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब आंदोलन, और इसके साथ ही एक अपनी आज़ादी की इच्छाएं इंसानों में जागने लगी इनकी कविताओं से। नेक्स्ट, चिल्ड्रन सीन एज हैप्लेस विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। जब अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ता है कोई जगह, ठीक है, तो वहाँ पे ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन बहुत ही आम होता है। ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन यानी कि लोगों को सताकर एक सस्ता मजदूर तैयार करना। तो जब कोई व्यक्ति सस्ता मजदूर तैयार होता है, वो सताया जाता है, तो उसके बच्चों पर भी उसका असर पड़ता है। कहीं ना कहीं सस्ते मजदूरों के रूप में चाइल्ड लेबर को भी देखा जाता है, चिल्ड्रन को भी देखा जाता है।
So children seen as helpless victims of poverty and exploitation. तो देखा जाए तो रोमांटिक जो पीरियड है, रोमांटिक एरा जो है, उसका बिगिनिंग ही होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रभाव को दिखाते हुए। बात समझे? अगर इसके ऐतिहासिक महत्व की चर्चा करते हैं हम, तो नेपोलियन का इस समय जो फ्रांस में आधिपत्य शुरू हुआ, यानी नेपोलियन राइज किया, नेपोलियन की शक्तियां बढ़ने लगी। कहाँ? फ्रांस में। एंड ऑपोजेस इंग्लैंड मिलिट्रेली एंड इकोनॉमिकली। और इंग्लैंड का जो कह सकते हैं प्रतिद्वंदिता बढ़ गया फ्रांस के साथ। फ्रांस ने इंग्लैंड को मिलिट्री के दृष्टिकोण से और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से क्या किया? विरोध किया उसका। ठीक है, क्योंकि फ्रांस पावरफुल हो चुका था। किसके कारण? किसके बदौलत? नेपोलियन की बदौलत। ठीक है, और इसी समय इतिहास में ये भी चीज़ है कि जो गैस लैंप्स होते थे उसका निर्माण हुआ, उसका इन्वेंशन हुआ, उसका कह सकते हैं आविष्कार हुआ। ओके, Tory philosophy that government should not interfere with private enterprise. इस समय एक और सिद्धांत तैयार हुआ कि जितने भी प्राइवेट उद्योग धंधे या एंटरप्राइज होंगे उसमें सरकार का, गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं होगा। ओके, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिडिल क्लास गेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि मिडिल क्लास के लोग जो होंगे वो ब्रिटिश संसद में, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एज मेंबर्स या एज रिप्रेजेंटेटिव्स जा सकेंगे और उन्हें कोई नहीं रोकेगा या उनके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं होंगे। ठीक है, इसी समय जो पांचवा पॉइंट है वो क्या कहता है? इसी समय क्या निर्माण होने लगे? किन चीजों का? रेल रोड्स, यानी कि रेलवेज को चलाने के लिए पटरियों का निर्माण होने लगा। ठीक, अब जो की लिटरेचर या फिर ऑथर्स में हम देखते हैं, जो महत्वपूर्ण लिटरेचर जिन्होंने लिखा, ऐसे ऑथर्स का नाम सबसे पहले हैं जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन बहुत ही महान, बहुत ही प्रख्यात लेखिका। ठीक है, बेसिकली इनको एक फेमिनिस्ट राइटर भी कहा जाता है कॉन्टेम्प्ररी इंग्लैंड का। ठीक है, मेरी शेली। अब ये मेरी शेली कौन है जल्दी बताइए आपको, रिसेंटली हम लोग डिस्कस किए थे क्लास में। हु इज मेरी शेली? टेल मी हु इज मेरी? So, wife of P.B. Shelley. Very good. What is the original name of Mary Shelley? Mary Mary Godwin. Godwin. Very good, Mary Godwin. Alright, let's discuss the poets. जब हम poets की बात करते हैं तो important poets में से रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, लॉर्ड बायरन, पीबी शेली, दैट इज पर्सी बायशे शेली, और जॉन कीट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं उस एज के। जैसा कि कल के क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि रोमांटिक पीरियड को फॉलो करता है विक्टोरियन पीरियड। जस्ट रोमांटिक पीरियड की बात आता है, कहीं ना कहीं रोमांटिक पीरियड के एक सेगमेंट के रूप में भी देखा जाता है। किस पीरियड को? विक्टोरियन पीरियड को। और ये जो विक्टोरियन पीरियड है ये कब से कब चला? 1830 से 1901। 1830 से 1901। ऑलराइट, देखिए 1830 में डिक्लाइन पर था क्या? रोमांटिक पीरियड। और 1830 में ही राइज होना शुरू हुआ था विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड इसलिए इसका नाम दिया गया क्योंकि क्वीन जो थी वो विक्टोरिया आ चुकी थी इंग्लैंड में। ठीक है, बेसिकली इस समय क्या सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष था, सबसे ज्यादा स्पष्ट क्या था, सबसे ज्यादा अपेरेंट क्या था? कॉन्फ्लिक्ट। अब ये कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? विवाद। क्या होता है? विवाद। कॉन्फ्लिक्ट किस प्रकार का? तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दोज इन पावर, यानी कि जो लोग शक्तियां यानी सरकार में थे, ठीक है, वो, और द कॉमन मैसेस, ठीक है, यानी कि जो सामान्य लोग थे वो। इन दोनों के बीच क्या हो गया? इन दोनों के बीच टकराव हुआ। किन दोनों के बीच टकराव हुआ? बताइए। द पावर, ठीक है, द पावर और द कॉमन मैन, ठीक है, इन दोनों के बीच टकराव हुआ। समझ में आ रही है बात? टकराव किसके किसके बीच हुआ? बोलिए।
The power and the common. यस, द पावर एंड द कॉमन मैन, यानी कि सरकार के जो नुमाइंदे थे, जो बड़े बड़े लाइक जो ब्यूरोक्रेट्स रहे, ठीक है, व्हाइट कॉलर जो लोग थे उनके बीच, और सामान्य जो लिबरल क्लास थे, जो गरीब लोग थे, उनके बीच एक टकराव की स्थिति बनी। ओके, दूसरा है शॉकिंग लाइफ ऑफ sweatshops and urban poor is highlighted in literature to insist on reform. रिफॉर्म की दरकार पड़ी। जैसे रोमांटिसिज्म क्या था बताइए, रोमांटिसिज्म में, चलिए रानी नूतन आप लोग बताइए। रोमांटिसिज्म का खास एलिमेंट था कि उस समय लोग प्रकृति की ओर जा रहे थे, प्रकृति की ओर मुड़ रहे थे, ठीक है। क्यों? इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था उसके कारण बहुत सारे नुकसान हो रहे थे, तो लोगों का मानना था कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना हो, और कहीं ना कहीं नेचर और ह्यूमन नेचर दोनों को जोड़ करके लिटरेचर को फॉर्म किया गया, वो था रोमांटिसिज्म में। लेकिन जब विक्टोरियन एरा में देखते हैं तो रानी विक्टोरिया जब रानी बनती इंग्लैंड की, तो विक्टोरियन एज में ये सबसे ज्यादा क्लियर दिखता है कि बड़े लोग जो होते हैं उनका लाइफस्टाइल अलग हो जाता है, और जो गरीब होते हैं उनको समाज में दूसरे नजर से देखा जाता है। They are, or they were looked down upon by the haves. Okay, have-nots were not being valued. Okay, they were downtrodden, and somehow they managed their life that time. लेकिन जो haves थे, जो rich people थे, ठीक है, वो लोग जो थे ना, वो कहीं ना कहीं एक डोमिनेंट फिगर बनते जा रहे थे इंग्लैंड में। इस चीज को जो कॉन्टेम्पररी राइटर्स थे विक्टोरियन एज के, उन्होंने बहुत सारे वर्क्स में अपने आप को या अपनी रचनाओं में इस चीज को बहुत ही क्लियरली दर्शाया है, ठीक है। जैसे अगर आप पढ़े होंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस, पढ़े हैं ना, आप सब पढ़े होंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस, याद है? प्राइड एंड प्रेजुडिस में हम देखते हैं कि 5 बहनें हैं, 5 बेटियां हैं ब्रदर, राइट, और उनकी शादी का टेंशन है ना, माँ बाप को, क्लियर, और चाहते हैं रिच हस्बैंड फॉर देयर डॉटर्स, राइट। तो ये क्या दिखाता है, इसमें थ्योरी दिखाया गया कि लोगों का परसेप्शन चेंज हो रहा था, और परसेप्शन ये था कि लोग चाहते थे कि अगर कोई लड़की है, ठीक है ना, और खास करके अगर वो इतनी रिच नहीं है या मिडिल क्लास की है, तो ज़रूरी है कि उसको अपर क्लास मिल जाए, तभी लाइफ सुधरेगी। यानी कि पैसे जो थे ना वो इंपॉर्टेंट होने लगे थे, ठीक है। सो कंट्री वर्सेस सिटी लाइफ, कहने का मतलब हुआ कि गांव देहात की जिंदगी और अर्बन जिंदगी, इन दोनों का यहाँ पे एक कह सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। सेक्सुअल डिस्क्रिशन और लैक ऑफ इट, बेसिकली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी आप मान सकते हैं कि किस तरह से जेंडर वाइज लोगों का वैल्यू था, ठीक है। अगर कोई पुरुष है तो वो किस तरह के प्रोफेशन में रह सकता है, और कोई स्त्री है तो वो प्रोफेशन किस तरह का चूज करेगी, ठीक है। स्ट्रेंज कोइंसिडेंसेस, यानी कि इस तरह के कोइंसिडेंसेस होने लगे, ठीक है। बेसिकली इस तरह के कोइंसिडेंसेस दिखाए जाने लगे लिटरेचर में, जो कि जानबूझकर बनाया जाता था वैसा कोइंसिडेंस, ताकि उन इंसिडेंट्स, उन घटनाओं के जरिए, ठीक है, कॉन्टेम्प्ररी किंगडम को या कॉन्टेम्प्ररी गवर्नमेंट को एक मैसेज देने की कोशिश हो पाए कि क्या सोसाइटी में नहीं होना चाहिए और जो हो रहा है। गेटिंग मी? नेक्स्ट इज रोमांटिक ट्राइंगल्स। रोमांटिक ट्राइंगल्स, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोमांटिक ट्राइंगल्स? ये आप समझा सकते हैं आप लोग, बताइए। ये भी हमें देखने को मिला है किसमें? कैंडिडा। यस, रोमांटिक ट्राइंगल देखने को मिला है कैंडिडा में, ठीक है। तो बताइए रोमांटिक ट्राइंगल होता क्या है? ये एलिमेंट्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं अभी हम लोग विक्टोरियन का। ट्राइंगल मतलब जाहिर सी बात है त्रिकोण, यानी कि 3 कैरेक्टर्स हैं, तीनों के बीच एक कुछ इस तरह का नेचुरल फीलिंग्स जागा है, ठीक है, जो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है किसी चीज को लेकर। दैट इज व्हाट वी से रोमांटिक ट्राइंगल्स। द नेक्स्ट इज नंबर 7 इज हीरोइंस इन फिजिकल डेंजर। मतलब ये दिखाने की कोशिश भी होती थी कि जो हीरोइंस हैं, यानी कि जो फीमेल एक्टर्स हैं, ठीक है, उन पर
फिजिकल अटैक्स या असॉल्ट या कह सकते हैं कि उनके फिजिकल स्वरूप को दिखाकर, ठीक है, कुछ नेगेटिव क्रिएट किया जाता था, जो कि बहुत ही मैसेजफुल या मैसेज देने वाला एक सीन होता था, ठीक है, कि किस तरह से उस समय जो विमेन थी, ठीक है, उनका जो लाइफस्टाइल था वो अंडर डेंजर था, ठीक है, वो कैसा था, अंडर डेंजर था, ठीक है, पेरिलस था। एरिस्टोक्रेटिक विलेंस, व्हाट डू यू मीन बाय एरिस्टोक्रेटिक विलेंस? एरिस्टोक्रेटिक विलेंस का मतलब होता है कि उस समय जो विलेंस जिनको दिखाया गया, ठीक है, जिन विलेंस की बात होने लगी, वो विलेंस कैसे थे? वो विलेंस थे एरिस्टोक्रेटिक, यानी कि काफी बड़े घर से आते थे, ठीक है। मतलब जैसे पुरानी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि जो विलन होता है पुरानी फिल्मों का, वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है ना, पैसे वाला होता है, ठीक है, और अपने पैसे के बदौलत वो सताता है लोगों को, है ना। द नेक्स्ट इज मिसडायरेक्टेड लेटर्स। मिसडायरेक्टेड लेटर्स का मतलब क्या होता है, बताइए? मिसडायरेक्टेड का मतलब होता है कि कहना कुछ किसी और को था और कुछ और किसी और से कह दिया, दैट इज मिसडायरेक्टेड लेटर्स, ठीक है। चलिए, और नंबर 10 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है बाइगेमस मैरिजेस। बहुत अपेरेंट थे उस समय। बाइगेमस मतलब दो शादियां, ठीक है। बाइगैमी का मतलब ही होता है दो शादियां, चाहे वो स्त्री के एंगल से हो चाहे वो पुरुष के एंगल से हो, लेकिन अधिकांश केसेस में क्या होता था, बाइगैमस पुरुष के एंगल से। जॉनर्स किस प्रकार के डेवलप हुए लिटरेचर में उस समय? तो सबसे इंपॉर्टेंट नॉवेल, विक्टोरियन एज में नॉवेल्स का ही बोलबाला था, ठीक है। और ये पहली बार था कि नॉवेल्स पॉपुलर हुए थे पूरे जनता के बीच, ठीक, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार के राजनीतिक नॉवेल्स ज्यादातर लिखे गए थे, डिटेक्टिव नॉवेल्स ज्यादातर लिखे गए थे, जैसे शर्लक होम्स, है ना। और सीरियलाइज्ड नॉवेल्स, यानी कि एक कहानी लिखी गई, उसके बाद फिर उसी को कंटिन्यू करता हुआ नॉवेल्स लिख दिया गया, ठीक है। तो वो सीरियलाइज्ड नॉवेल्स के कैटेगरी में उसको रखा जाएगा। उसके बाद नॉवेल्स की सिर्फ बात ना करें, नॉवेल्स के अलावा अगर दूसरे जॉनर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एलिजीज भी थे। अब एलिजीज क्या होते हैं बताइए मुझे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिजीज? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिजीज? टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिजीज? एलिजीज क्या होते हैं? ऐसी कविताएं जो किसी के मृत्यु के बाद लिखी जाएं, है ना, उनको याद करते हुए जब किसी का डेथ हो जाए उसके बाद जो कविता लिखी जाती है, ठीक है, दैट इज एन एलिजी, टू बी वेरी सिंपल, राइट। इसको अगर आसानी से समझा जाए तो एलिजी ये है, समझ में आई बात? एलिजी जो थी ना, उसके अलावा, एलिजी के अलावा भी पोइट्रीज भी लिखे गए, उसमें पोइट्री किया गया, क्या किया गया? पोइट्री किया गया। पोइट्री इज एन एक्ट ऑफ राइटिंग और कंपोजिंग अ पोएम, राइट। और उस समय के जो पोइट्री वर्क्स थे, उस समय की जो पोइट्री रचनाएं थी, ठीक है, वो कैसी थी? इजियर टू अंडरस्टैंड, बहुत ही आसानी से समझा जा सकता था। और ड्रामेटिक मोनोलॉग्स भी लिखे गए। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोनोलॉग्स? बताइए मुझे, मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? टेल मी what do you understand by monologue? सिंगल स्पीकर सर। हाँ, सिंगल स्पीकिंग, राइट। मोनोलॉग का मतलब जब आप अकेले हैं और बोल रहे हैं कुछ, तो वो आपका मोनोलॉग है। वही अगर दो लोगों के बीच बातचीत होती है तो वो डायलॉग हो जाता है। तो सॉलिलॉक्वी क्या होता है? व्हाट इज सॉलिलॉक्वी? टॉकिंग टू वन सेल्फ। यस, टॉकिंग टू वन सेल्फ, स्वयं से की गई बातचीत, है ना। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, अब मुझे बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रामेटिक मोनोलॉग? टेल मी what do you understand by dramatic monologue? Anyone? ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। नो आइडिया? माय गुडनेस। ड्रामेटिक मोनोलॉग, आप लोग बहुत फेमिलियर होंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग से।
कोई एग्जाम्पल बताइए ड्रामेटिक मोनोलॉग का। ये भी नहीं। आप लोग एक पोएम पढ़े होंगे, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, पढ़े हैं? यस नो? द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक पढ़ा है आप सबने? नो सर। नहीं पढ़ा आपने? ग्रेजुएशन में भी था ये। देखिए, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ठीक है, बेसिकली इस कविता को एक ड्रामेटिक मोनोलॉग भी माना जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये टी.एस. इलियट ने लिखा है। एक और था माई लास्ट डचेस, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ऐसी कविताओं में जो ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब हो गया कि कोई इंसान, जैसे मान लीजिए स्पीकर कोई है, स्पीकर कहीं गया है और वो जो जो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, उसको खुद से रिलेट करता हुआ एक प्ले के जैसा, एक ड्रामा की तरह रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, जिसमें कुछ डायलॉग्स या कुछ कोटेशंस भी होते हैं जिसको वो पोएम में ही जिक्र में ले आता है, पोएट्री के लाइंस में ही ले आता है, ठीक है, मेंशन कर देता है। तो उसे हम कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। जैसे मोनोलॉग का मतलब हो गया अकेले बोल रहा है, उससे कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा था चीज़ों को देखकर, ठीक है, वो प्रकट करता है। जैसे द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में टी.एस. इलियट कहते हैं, टी.एस. इलियट तन्हाई की गहराई में है और ये जाते हैं कहीं जहाँ पे बहुत सारे विमेन हैं, ठीक है, इन्होंने लिखा है बहुत सारी विमेन है और वो काफ़ी डार्क एरिया है, ठीक है। अब ये क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो जब पोएट्री देखिएगा तो समझ में आएगा कि किस जगह पर गए हैं। तो वहाँ पे वो लिखते हैं, ठीक है, इन द रूम पीपल कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, ठीक है। माइकल एंजेलो कौन है? एक बहुत ही बड़े पेंटर है, ठीक है, वो बहुत बड़े चित्रकार थे माइकल एंजेलो। तो ये माइकल एंजेलो का जिक्र करते हैं और ये कहते हैं ना कि इन द रूम पीपल कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, मतलब कमरे में मैं जाकर बैठ चुका हूँ, बहुत सारी औरतें हैं वहाँ आसपास, ठीक है, और उस जगह पर बहुत सारे लोग आते हैं, लोग आ रहे हैं, ठीक है, और लोग जा रहे हैं, पीपल कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो की बात कर रहे हैं क्योंकि उस रूम में, उस कमरे में माइकल एंजेलो की एक तस्वीर लगी है और उस तस्वीर को देखकर लोग तस्वीर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, मैं इतना तन्हा हूं, ठीक है। तो ये उन्होंने टी.एस. इलियट ने कहा, किसमें? द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में। ये भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली पोएट्री कुछ उस प्रकार के भी उस समय लिखे जाने लगे थे जिसको ड्रामेटिक मोनोलॉग्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। चलिए नेक्स्ट है ड्रामा। जब हम ड्रामा की बात करते हैं तो ड्रामा तो बहुत पहले से एग्जिस्टेंस में था, लेकिन विक्टोरियन एरा में सबसे ज्यादा कॉमेडी ऑफ मैनर्स पर फोकस किया गया था, ठीक है। कॉमेडीज ज्यादा हो रहे थे, कॉमेडीज का कहानी या कॉमेडीज के जो कह सकते हैं कॉमेडी का जो जॉनर था वो थोड़ा ज्यादा ही हाईलाइटेड हो चुका था उस समय। मैगजीन्स ऑफर स्टोरीज टू द मैसेज। अब इसका परिणाम या इसका असर, इसका प्रभाव क्या देखने को मिला उस समय के लोगों पर? तो लिटरेचर बिगिंस टू रीच द मैसेज, यानी कि देखिए कहानियों के अलग अलग प्रकार या जॉनर्स अलग अलग लिटरेचर के जब एग्जिस्टेंस में होंगे तो जाहिर सी बात है, जैसे अगर यूट्यूब आप खोलें, यूट्यूब पे सिर्फ एक ही चैनल हो तो कोई कितना देखेगा, लेकिन यूट्यूब पे हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन हैं, एंटरटेनमेंट से लेकर हर एक चीज़, एजुकेशन भी है, हर चीज़ है। तो हम क्या करते हैं, हम उस पर उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और ये लोगों तक पहुंचता है या जन समुदाय तक पहुंचता है। अगर इसका ऐतिहासिक महत्व देखें तो चूंकि ये लेखन कार्य पब्लिशिंग का काम जो था वो ज्यादा होने लगा था, जिसके कारण उस समय और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी था, तो पेड़ों की कटाई होने लगी थी, तो जो कागज बनते थे वो पेड़ों से ही बनते थे, ठीक है। तो पेपर जो था सस्ता मिलने लगा, जिसके कारण सस्ता जब मिलेगा कोई भी चीज तो जाहिर सी बात है कि वो चीज ज्यादा पॉपुलर होगा, लोग ज्यादा प्रयोग करेंगे, है ना। तो पेपर बिकम्स चीप। जो पेपर था वो कैसा हो गया, पेपर सारे कैसे हो गए, सस्ते हो गए, जिसके कारण मैगजीन्स, नॉवेल्स, ठीक है ना, ये सभी चीप होने लगे, ये सभी क्या होने लगे, सस्ते होने लगे, ठीक है। और मास प्रोडक्शन होने लगा, यानी कि अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होने लगा। अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड बिजनेस इन ब्रिटेन। बिजनेस जो इंडस्ट्रीज जो थे ना वो बहुत लाइक हाई लेवल पर उनका ग्रोथ देखने को मिला इस समय। अनपैरेलल्ड डोमिनेंस ऑफ नेशंस।
इकोनॉमीज एंड ट्रेड अब्रॉड, यानी कि जितने भी राष्ट्र थे अलग अलग देशों का लाइक प्रादुर्भाव बढ़ा, सारे देश खुलकर सामने आने लगे धीरे धीरे, ठीक है, राइट। और इसी समय जब चार्ल्स डिकेंस ने लिखा अ टेल ऑफ टू सिटीज, आप सबने पढ़ा होगा, तो चार्ल्स डिकेंस बहुत ही खास पोएट नॉवेलिस्ट रहे, बहुत ही खास राइटर रहे। चार्ल्स डिकेंस लाइक नाम आपको काफ़ी है नाम लेना, है ना। चार्ल्स डिकेंस को आप जानते हैं बहुत अच्छे से, राइट। तो चार्ल्स डिकेंस इम्पॉर्टेंट है। थॉमस हार्डी इन्होंने भी लिखा, रडयार्ड किपलिंग इन्होंने भी लिखा, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन इन्होंने भी लिखा, ठीक है, ये सब मेजर हैं, मेजर ऑथर्स हैं। इसके अलावा देखें तो जॉर्ज इलियट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऑस्कर वाइल्ड, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिस